हेलो माय डियर, आई वेलकम यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल करंट इंडिया एंड वर्ल्ड। मैं राजीव नयन और आज का टॉपिक है आप लोगों के लिए व्हाई इन्फ्लेशन आर इंक्रीजिंग, स्पाइक इन बॉन्ड यील्ड एंड रुपीज हिट्स 1 मंथ लो। चलिए इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। आप लोग जो इस चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे कि उनको भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले। और जो है ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है, इसलिए जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल तो है ही, और साथ साथ जो ज्ञान लेना चाहते हैं उनके लिए भी है। चलिए टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, इसलिए आप लोग ज़रूर शेयर करें और कमेंट भी करें जिस टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हैं। ये जो आपको आर्टिकल एक था इकोनॉमिक्स दी हिंदू में, उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आपको बहुत सारे जो टर्म है, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, बॉन्ड यील्ड हो गया, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, इस सब चीज़ के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इस सब चीज़ के बारे में देखते हैं, फिर हम लोग नॉलेज बढ़ाइए अपना। चलिए आज का टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करेंगे, व्हाट इज इन्फ्लेशंस, हाउ फ्यूल प्राइस इन्फ्लुएंस इन्फ्लेशंस, हाउ इन्फ्लेशन इज रेगुलेटेड, व्हाट इज सिक्योरिटीज, व्हाट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम ऑफ आरबीआई, व्हाई rupee are falling, about RBI and monetary policy, इन्फ्लेशन एंड देयर टाइप। सबसे पहले इन्फ्लेशन के बारे में जानते हैं। इन्फ्लेशन आपका बेसिक, एक तरह से बोलें तो बेसिक आपका ये है कि मान लीजिए पैसा है, रुपया आपका 100 रुपया में आप जो है सो पहले, सॉरी रुकिए, आप जो है 100 रुपया में पहले जो है, आप जो है सो 100 रुपया में 2 kg चावल खरीदते थे, ठीक है। और मान लीजिए अभी जो है सेम क्वांटिटी और क्वालिटी का चावल, अभी जो है आप 120 रुपया में वही 2 kg चावल और सेम सेम क्वालिटी का बासमती खरीद रहे हैं। मान लीजिए तो बासमती ही है 120 रुपया में, तो आपका क्या हुआ, आपको एक्स्ट्रा पैसा पेड करना पड़ रहा है। यानी पैसा का वैल्यू क्या कम गया, यानी ज़्यादा पैसा लगा करके आपको सेम क्वांटिटी और सेम क्वालिटी का चीज़ आपको खरीदना पड़ रहा है। तो ये हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन। और अगर मान लीजिए ये इन्फ्लेशन एक वस्तु के लिए होता है, खाली मान लीजिए चावल का ही दाम बढ़ा है, तो इसको हम लोग इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे। इन्फ्लेशन हम लोग तब बोलेंगे जब ओवरऑल इकोनॉमी का जो है उसका जब प्राइस में चेंज आएगा, तब हम लोग बोलेंगे कि इन्फ्लेशन हो गया है। उसी के जस्ट उल्टा आपको डिफ्लेशन होता है। डिफ्लेशन में आपका क्या होता है कि मान लीजिए आप आप मान लीजिए अभी 100 रुपया मार्केट में 100 रुपया लेकर के गए, और आप वही पहले लेकर के आते थे 2 kg आटा, 2 kg चावल और बासमती राइस मान लीजिए। अब क्या हुआ, आपको 100 रुपया में गए आप, 100 रुपया में ही आप जो है सो 3 kg चावल बासमती राइस ला लिए, तो क्या हो गया आपका, इसको बोलते हैं आपको डिफ्लेशन। आपको यानी पैसा का वैल्यू बढ़ गया, कम पैसा में ही आप ज़्यादा सामान खरीदने लगे हैं, तो ये आपका डिफ्लेशन है। और मान लीजिए इसी का डिफ्लेशन के कारण आपको जो है सो रिसेशन आने का संभावना है। वहीं अगर इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन में आपको इन्फ्लेशन, गुड इन्फ्लेशन अच्छी चीज़ है। तो इसलिए जो है गुड इन्फ्लेशन यानी कि आपको 2 to 4% अगर इन्फ्लेशन रहता है, मॉडरेट इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी आपको नेचुरल रहता है, जो कि आपको 4 से 5% के बीच में रहता है। तो ये इन्फ्लेशन का आपका इफेक्ट है। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देखें तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में आपको क्या होता है, मान लीजिए आप कोई सामान आप खरीदने गए, और ये चीज़ आपके जैसे या हम लोग के जैसा, मान लीजिए मार्केट में जो जो चीज़ आपको पसंद आ गया, वैसा ही सभी आदमी को हो जाए, कि यानी उस चीज़ को आदमी बहुत लाइक करने लगे, तो उस चीज़ का क्या हो जाएगा, स्कार्सिटी हो जाएगा। या फिर मान लीजिए ओवरऑल इकोनॉमिक टर्म में वो स्कार्सिटी आ जाएगा कुछ इकोनॉमी में। तो जो गुड्स है, जो या बास्केट ऑफ गुड्स है, उसमें क्या हो जाएगा, अचानक से स्कार्सिटी आ जाए, और पीपल्स का नीड तो पूरा करना पड़ेगा। तो नीड को पूरा करने के लिए वो लोग तो खरीदेंगे। अगर खरीदेंगे तो उसका क्या होगा, आपको क्वांटिटी मार्केट में कम हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ेगा, ओवरऑल आपको प्राइस बढ़ जाएगा।
इसको बोलते हैं आपको डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गया आपको, मान लीजिए जब रॉ मटेरियल्स, कोई भी प्रोडक्शन कंपनी है, आप कोई भी प्रोडक्शन कंपनी में आपका क्या होगा, रॉ मटेरियल्स का मान लीजिए कॉस्ट बढ़ जाएगा, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ेगा तो आपको इनपुट कॉस्ट बढ़ गया, यानी ओवरऑल कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया तो फिर आपको क्या होगा, कंपनी जो है सो आपको यानी कंज्यूमर को, कंज्यूमर तक आते आते वो गुड्स क्या हो जाएगा, बहुत महंगा हो जाएगा, और महंगा हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशंस। बिल्ट इन इन्फ्लेशंस कब हो गया, जब मान लीजिए महंगाई है और महंगाई के दौर में आपको क्या हो गया, जो एम्प्लॉय सब है, जो भी एम्प्लॉय है उनको फिक्स सैलरी आते रहता है, और वो लोग जो है सो प्रोटेस्ट करके वो मान लीजिए कि बोले कि भाई हमको आप सैलरी बढ़ाओ, इन्फ्लेशन बढ़ा है। तो इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण वो लोग अगर सैलरी बढ़ा दिए तो उनका सैलरी तो बढ़ा करके इन्फ्लेशन के अनुसार आ गया, और मान लीजिए कुछ जो ओवरऑल इकोनॉमी में देखें तो जिनका सैलरी नहीं बढ़ा, जिनका इकोनॉमी का सोर्स उतना ही रह गया, तो क्या होगा, जो जिनका सैलरी बढ़ गया है उनका परचेजिंग पावर तो बढ़ जाएगा, लेकिन जिनका जिनका जो है सो सैलरी नहीं बढ़ा वो तो जितना खरीदते थे उतना ही खरीदेंगे, तो डिमांड यानी बढ़ जाएगा। डिमांड ओवरऑल बढ़ने के कारण आपका क्या हो जाएगा, उसके कारण भी और ज़्यादा इन्फ्लेशन आ जाएगा, तो यानी इसको बिल्ट इन इन्फ्लेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आइए, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। इससे पहले जो है सो होलसेल प्राइस इंडेक्स के द्वारा इंडिया जो है, इंडिया में मेजरमेंट किया करते थे 2014 से पहले पहले और आपको 2014 के बाद आपको सीपीआई, 2014 के बाद आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को जो है सो आरबीआई जो है सो इसका जो है सो इसके द्वारा जो है सो इन्फ्लेशन को मेजर करना शुरू किया। इन्फ्लेशन सीपीआई में आपका जो है सो मान लीजिए एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए जो है सो आरबीआई उसका स्टैटिस्टिक्स आपका जो है सो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेशंस, वो जो है सो आपको डाटा देती है, हर एक मंथ का सीपीआई निकालती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और फिर इसी तरह हर एक मंथ को लेकर के हर एक ईयर का वेटेज एवरेज निकाला जाता है, उसके द्वारा आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दिया जाता है। मान लीजिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपको 200 आया, एक ये मान लीजिए इधर 2020 का था आपको 2200, और मान लीजिए यही 2021 में जाकर के हो जाएगा 210, ये आपका फाइनल वैल्यू हो गया। ये हो गया आपका, ये आपको इनिशियल वैल्यू है। परसेंटेज चेंज निकालते हैं कैसे, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू। यहाँ से परसेंटेज चेंज निकालिएगा तो आपको 210 माइनस 200 हो जाएगा, तो यानी 10 बाय आप कर दीजिए 200, तो यहाँ से आप निकालिएगा तो इन्फ्लेशन कितना परसेंट, 5% आ जाएगा। तो इसको जो ये जो आपका आया इसको इन्फ्लेशन, इसको जो है सो हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। चेंज इन सीपीआई आपको इन्फ्लेशन बोल दिए। अब आ जाइए इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखें तो आपका एडवांटेज में पहला आता है मॉडरेट इन्फ्लेशन है अगर, तो इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करेगा, ठीक है। अगर मॉडरेट इन्फ्लेशन है तो आपको रियल वेज जो मिलता है उसका एडजस्टमेंट सही से चलता रहता है। मॉडरेट अगर इन्फ्लेशन है तो प्राइस का जो वैल्यू है वो उचित प्राइस का वैल्यू मिलते रहता है। इन्फ्लेशन अगर इन्फ्लेशन जो है सो अच्छा है डिफ्लेशन से, डिफ्लेशन क्योंकि रिसेशन काउज कर देता है। रिसेशन आपको जो है सो रिसेशन में, और देखिए डिसएडवांटेज क्या है, क्रिएट्स अनसर्टेनिटी। अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन बढ़ता ही जा रहा है तो मार्केट में जो इन्वेस्टर है या फिर कंज्यूमर है उसका जो है सो क्या होगा, कॉन्फिडेंस जो है सो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा मार्केट में, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगा, फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो ये सभी फैक्टर है आपका इन ज़्यादा इन्फ्लेशंस का। हाई इन्फ्लेशन ऑफर जो है सो आपको करता है लीड्स लो ग्रोथ, और लो ग्रोथ होगा लेस स्टेबिलिटी होगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगा, तो स्टेबिलिटी नहीं होगा तो फिर उसमें आपको इन्वेस्ट भी नहीं करेगा कोई करना चाहेगा। रिड्यूस इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस, देखिए अगर आप मान लीजिए अभी जो है सो गुड्स को आपको ट्रांसपोर्ट करके किसी और इंपोर्ट करके सॉरी एक्सपोर्ट करने में 1 लाख रुपया मान लीजिए लग रहा है, ठीक है, 1 लाख रुपया लग रहा है, और अगर जब आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो आपके पैसा का वैल्यू कम हो जाएगा ना, तो आपके पैसा का वैल्यू कम हो जाएगा तो आपको 1.5 लाख रुपया आपको मान लीजिए कि आपको एक्सपोर्ट करने में खर्च अब आ रहा है, तो जब आप मार्केट में वहाँ दूसरे कंट्री में पहुँचाइएगा तो उसका ऑलरेडी प्राइस बढ़ चुका होगा और सेम क्वांटिटी और सेम क्वालिटी का वो वस्तु होगा, तो उसका गुड्स होगा तो उसका क्या होगा, आपको आपका क्या होगा, उसी क्वालिटी और उसी क्वांटिटी का वस्तु कोई दूसरा कंट्री जो है सो
उतना ही में प्राइस में बना रहा होगा और आपका प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो आपका फिर सेलिंग रुक जाएगा वहाँ। टू रिड्यूस इन्फ्लेशंस कैन लीड टू रिसेशंस। अब मान लीजिए इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए आप मॉनेटरी पॉलिसी लाए, अब उसके चलते हो सकता है आप मेरी आपके कंट्री आपके इकोनॉमी में रिसेशन आ जाए। फॉल इन वैल्यू ऑफ सेविंग, सेविंग में भी आएगा। मान लीजिए जिसका वेज जो है सो इन्फ्लेशन के अनुसार जो बढ़ा दिया गया, उनका तो ठीक है, उनका तो खैर काम चल जाएगा, सेविंग भी होगा और वो अपना जो सर्वाइवल के लिए है उसको भी खरीद पाएंगे। लेकिन जिनका जिनका सैलरी मान लीजिए वो खाते हैं और कमाते हैं, उनका क्या होगा, वो जो मान लीजिए सेविंग है, वो इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण उनके सेविंग में से उसको जीवन यापन का काम करना पड़ जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, सेविंग आपका सेविंग भी उसका डिप्लीशन होने लगेगा, सेविंग भी खत्म होने लगेगा। इफ वेज डू नॉट कीप डू नॉट कीप अप, लोअर रियल वेज हो जाएगा, आपका वेज भी कम जाएगा, फिर समय के अनुसार उसको कम मिलेगा। सीपीआई देखिए, सीपीआई के बारे में बता ही दिए थे आपको। सीपीआई आपका स्टैटिस्टिकल मेजर है, ठीक है। ये जो आपको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, ये जो है सो इसका जो मिनिस्टर है अभी राव इंद्रजीत सिंह है, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। हाउ फ्यूल प्राइस इन्फ्लुएंस इन्फ्लेशंस, वीडियो थोड़ा लग रहा है लंबा होगा, इसलिए आप लोग देखें धैर्य धैर्य बना करके। हाउ फ्यूल प्राइस इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस इन्फ्लेशंस, फ्यूल प्राइस आपको जो है सो एवरी एवरी प्लेस में जो भी गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन अगर फ्यूल फ्यूल मान लीजिए एग्रीकल्चर से लेके, अगर कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में भी आपको वाटर इरिगेशन का खर्चा आता है, आपका इरिगेशन में पंप के लिए आपको फ्यूल लगता है, डीजल हो गया, फिर मान लीजिए खेती करने के लिए ट्रैक्टर हो गया, उसमें भी फ्यूल लगता है। तो यानी और किसी वन प्लेस टू अदर प्लेस ले जाने में भी आपको फ्यूल लगता है, इसलिए जो है सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर फ्यूल बढ़ता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा तो गुड्स का प्राइस ऑलवेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसलिए इन्फ्लेशन क्या होगा, वो गुड्स के प्राइस पे ही तो जोड़ा जाएगा, तो इसलिए इन्फ्लेशन ओवरऑल बढ़ जाएगा। हाउ इन्फ्लेशन इज रेगुलेटेड, इन्फ्लेशन आपको रेगुलेट करने के लिए दो चीज है, एक आपका फिजिकल पॉलिसी है और एक आपका मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी आपका सबसे ज़्यादा मायने रखता है और फिजिकल पॉलिसी भी मायने रखता है। फिजिकल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी आपको जो है सो आरबीआई जो है सो इसको कंट्रोल करती है, और अभी 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 आपको 2016 के बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी भी बनाया गया है। तो वो इसको जो है सो मॉनेटरी का मनी को जो है सो कभी जो है सो कभी मार्केट में कम किया जाता है, कभी बढ़ाया जाता है। अभी जैसे पेंडेमिक का टाइम चल रहा, तो आपको स्पेंडिंग इकोनॉमी को चलाए रखने के लिए आपको जो है सो लिक्विडिटी जो है सो आपको आरबीआई बढ़ा रहा है इकोनॉमी में, तो इस कारण से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और आपको समय भी एडवर्स चल रहा है, टाइम भी, तो इस कारण ये सभी फैक्टर है अभी। तो अभी जो है आपको फिजिकल पॉलिसी का जो है आपको बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी पर, मैक्रो इकोनॉमिक पे, जो कि आपको रिस्पॉन्सिबल होता है एग्रीगेट डिमांड्स के लिए एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ा सकता है या घटा सकता है। फिजिकल पॉलिसी आपको होता है जो कि डील करता है टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग से रिलेटेड, जो भी है उसको फिजिकल पॉलिसी हम लोग बोलते हैं, और इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा। और मॉनेटरी पॉलिसी जो है सो मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, इसको जो है सो एडमिनिस्टर किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा। अभी मॉनेटरी पॉलिसी बना दिया गया है। तो देखिए फिजिकल पॉलिसी आपको एग्रीगेट डिमांड्स एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट कर सकता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है, एलोकेशन एंड ऑफ रिसोर्सेज को अफेक्ट करता है आपको। तो देखिए फिजिकल पॉलिसी है ये आपको जो है सो गवर्नमेंट इसके द्वारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों जो है सो आप ड्रॉ करता है, मतलब आपको बहुत सारा ड्रॉ कर सकता है, यानी यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है सो ये सभी गवर्नमेंट मान लीजिए टैक्सेशन स्लैब, टैक्स का स्लैब जो लाता है उसके बेसिस पे अट्रैक्शन, आपको फॉरेन अट्रैक्शन या फिर डोमेस्टिक अट्रैक्शन भी, आप डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का भी अट्रैक्शन बढ़ता है गवर्नमेंट का पॉलिसी, इसलिए उसको बहुत मैटर करता है आपको। आइए सिक्योरिटी आपको जो है सो ये एक फंजिबल एंड ट्रेडेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जिसका इस्तेमाल जो है सो बड़ा बड़ा कंपनी या फिर आपको गवर्नमेंट
पैसा रेज करने के लिए पब्लिक से या फिर प्राइवेट मार्केट से रेज करने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। गवर्नमेंट आपको सिक्योरिटीज के रूप में आप देखें तो आपको डेब्ट सिक्योरिटीज में आपको बैंक नोट्स आता है, बॉन्ड आता है, डिवेंचर आता है। इक्विटी इक्विटी सिक्योरिटीज में देखें तो कॉमन स्टॉक मार्केट हो गया, ठीक है, जैसे निफ्टी हो गया आपको, ये सभी हो गया स्टॉक मार्केट। A debenture is a type of bonds or other debt instrument जो कि आपको अनसिक्योर्ड है यानी कोलेट्रल नहीं लिया गया है डिवेंचर में। डिवेंचर में आपको कोलेट्रल नहीं लिया गया यानी कोई भी आपसे गिरवी नहीं रखवाया है, उस लोन को हम लोग डिवेंचर बोलते हैं। तो ये जो है सो आपके क्रेडिट वर्दीनेस एंड रेपुटेशन ऑफ द इशूअर के बेसिस पे ये दिया जाता है। इकोनॉमिक्स में आपका फंजिबिलिटी एक आपका प्रॉपर्टी है, गुड्स या कमोडिटी का जिसमें आपका इंडिविजुअल्स का टाइप तो बदल सकता है, लेकिन आपको जो है उसका क्या होगा, इन उसका जो है सो प्रॉपर्टी या पार्ट्स जो है सो इनडिस्टिंग्विशेबल रहेगा। मतलब मान लीजिए अगर गोल्ड्स है, गोल्ड्स को जैसे हम लोग डिफरेंट शेप में तो बना सकते हैं, प्योर गोल्ड्स है उसका डिफरेंट शेप हो सकता है, मान लीजिए कॉइन बना दिए या फिर क्यूबिक बना दिए या फिर इनगोट्स बना दिए, ये सभी जैसे हम लोग बना तो देते हैं लेकिन उसका वैल्यू तो सेम रहता है ना इकोनॉमिक टर्म में, वही आपका फंजिबिलिटी है। अबाउट द बॉन्ड एंड देयर सेलिंग के बारे में देखें। बॉन्ड आपका बॉन्ड यील्ड जो होता है, बॉन्ड तो आप समझ गए हैं, बॉन्ड जो है सो गवर्नमेंट जो है सो बॉन्ड के द्वारा अपना बोरो करती है पैसा इन्वेस्टर से, पब्लिक हो या फिर प्राइवेट हो सकता है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड सबसे ज़्यादा सिक्योर होता है गवर्नमेंट का जो है सो, इसलिए जो है सो पब्लिक इस पे भरोसा भी करती है, या बड़ा बड़ा कंपनी भी, बैंक भी बॉन्ड खरीदती है गवर्नमेंट से, या कोई भी खरीद सकता है बॉन्ड भी, बैंक भी आपको बॉन्ड इशू करती है, या कोई भी अथॉरिटी जिनको मनी है चाहिए बोरो करना हो। तो इसके तहत आपको मान लीजिए एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है जिसको कूपन बोला जाता है, इसमें बॉन्ड के टर्म में कूपन बोलते हैं, कूपन रेट वो दिया जाता है, उसके बेसिस पे आपको मनी लेंड करते हैं आप, ठीक है। और जैसे यहाँ पे आ जाइए, इसका जो है बॉन्ड यील्ड मतलब आपका रिटर्न्स है, इन्वेस्टर कितना बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने पर वो इन्वेस्टर कितना बॉन्ड को प्राप्त यील्ड करेगा, उसको बॉन्ड यील्ड बोलते हैं, कितना पैसा वो रिटर्न पाएगा। तो अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला को देखें, यील्ड आप कैलकुलेट करते हैं एनुअल कूपन रेट डिवाइड बाय करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड। करंट मार्केट प्राइस मान लीजिए आपको एनुअल प्राइस रेट जो है सो, एनुअल कूपन रेट आपको 10 रुपीज़ सरकार देगी। 1,000 रुपया आप बॉन्ड पे इन्वेस्ट किए हैं, 1,000 रुपया का बॉन्ड खरीदे, सरकार आपको 10 रुपीज़ देगी, तो उसको क्या बोलेंगे, ये 10 रुपीज़ जो है सो कूपन रेट हो गया, यानी कूपन रेट डिवाइड बाय आप 1000 करिएगा, इसको इसको आपको बोलते हैं यील्ड, ठीक है। ये आपको आएगा 0.01, ठीक है, ये आपका हो जाएगा यील्ड, ठीक। अब मान लीजिए ये जो है सो अभी अभी जो है सो आप थोड़ा 1 मिनट रुकिए, इसको साफ कर लेते हैं। अब इसको बोलते हैं हम लोग यील्ड। तो मान लीजिए अभी जो है आपको इंडिया में हम लोग जो है सो यील्ड ऑफ 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसको जो है सो बेंचमार्क रखते हैं। और अभी 2021 बजट में आपको जो है सो गवर्नमेंट बोला ही था कि बोरो चाहिए, बोरो करना होगा हमें, क्योंकि रिवेन्यू सरकार का घट गया था अदर जगह से। तो गवर्नमेंट जो है सो बोरोइंग के तहत आपको जो है सो गवर्नमेंट जो है सो बॉन्ड्स के तहत बोरो करेगी, या फिर आपको जो है सो ट्रेजरी बिल के तहत भी बोरो करती है, और भी तरीका है आपको गवर्नमेंट्स के पास। तो गवर्नमेंट जो है सो ये बोरो करेगी लगभग आपका 12 ट्रिलियन रुपीज़, ठीक है, इंडियन रुपीज़, जो कि फाइनेंशियल 2022 में। तो आपको क्या हुआ, गवर्नमेंट जो है अनाउंस किया आरबीआई के द्वारा आपको सेकेंडरी मार्केट गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम, जिसको जी सैप बोला गया, उसके तहत आपको आरबीआई को बाई करना है गवर्नमेंट बॉन्ड्स 1 ट्रिलियन रुपीज़ का सेकेंडरी मार्केट से फाइनेंशियल ईयर 2022 में। तो इस कारण से आपको, तो इसके कारण देखिए गवर्नमेंट जैसे बॉन्ड खरीदेगी,
तो गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदेगी तो क्या होगा, गवर्नमेंट से बोरो करेगी बॉन्ड के द्वारा। तो बोरो करने पर आपका क्या होगा, बॉन्ड्स का मार्केट में बढ़ गया, बॉन्ड्स का सप्लाई मार्केट में, बॉन्ड्स का सप्लाई बढ़ गया तो इसके बाद क्या होगा, पुटिंग प्रेशर ऑन प्राइस हो गया, सप्लाई बढ़ जाएगा, फिर आपको बॉन्ड्स का, बॉन्ड का सप्लाई बढ़ गया तो फिर आपको जो है सो सेकेंडरी मार्केट में आपका आरबीआई सेल करेगी। नेक्स्ट, तो अभी देखिए अभी क्या हुआ, ये जो 5 पॉइंट, अभी देखिए गवर्नमेंट का जो बॉन्ड का स्कीम है, यील्ड, गवर्नमेंट का जो है सो बॉन्ड का यील्डिंग का आपका जो रेट है, रेट जो है सो मैच्योरिटी का, जिसको कूपन रेट भी बोलते हैं, आपका पहले था आपका 2020 में 5.82, ठीक, 5.82 था, 5.82 था पहले। तो मान लीजिए अगर आप 1,000 रुपया इन्वेस्ट किए हैं, 1,000 रुपया इन्वेस्ट किए तो कितना आपको रुपया देना पड़ेगा सरकार को, 52 पॉइंट आपको देना पड़ेगा सरकार को, 52.2 रुपीज़, 58.2 रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक है। और मान लीजिए ये रुपीज़ को आप, और आप जो अभी अभी तत्काल जो है सो बॉन्ड का देखिए वैरी करते रहता है प्राइस, बॉन्ड जो है वैरी करते रहता है डे टू डे भी, मतलब दिन आज खरीदे तो कल भी कल जो है सो बॉन्ड का प्राइस अलग हो सकता है, यानी गवर्नमेंट जब भी ऑक्शन करेगी बॉन्ड का तो उसका प्राइस आपको वैरी करता है। तो उसमें क्या होगा, तो फिर देखिए अभी जैसे 5.82% है, तो पहले जो 5.82% पे जो आदमी खरीद, जो जो इन्वेस्टर था जो बॉन्ड खरीद चुका है, वो तो अभी अभी के अनुसार देखिएगा तो आपको रिसेंट डाटा देखिए, यहाँ पे आरबीआई का, ये यहाँ पर आपका है, ये आपका डाटा, ये देखिए यहाँ अभी के अनुसार देखिए तो 6.25 है, अभी है आपका 6.25, पहले जो खरीदा था 5.83 था। अभी अभी आपको जो 1,000 रुपया पे बॉन्ड, जो बॉन्ड खरीदा 1,000 का बॉन्ड जो खरीदा उसको मिलेगा 62.5 रुपीज़ पर ईयर मान लीजिए मिलेगा उसको, और पहले जो खरीद चुका है उसको 58.3 रुपीज़ मिलेगा। अब बताइए ये जो जो पहले खरीद चुका है उसको तो नुकसान हो गया, और नुकसान हो गया तो पैनिक होगा कि भाई अब तो हम फंस गए, मेरा लॉस हो गया। फिर क्या होगा, जब ये आपको, तो ये आपको बेच नहीं सकता है, जब इसका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो इसको क्या होगा, आपको नुकसान हो जाएगा, इसको नुकसान हो जाएगा। कैसे नुकसान होगा देखिए, अभी इसको बॉन्ड जो है अभी जो फिलहाल जो खरीदा है उसको 62 रुपया मिलेगा, और इसको अभी जो पहले खरीद चुका है उसको अभी भी उसको 58.3 रुपीज़ ही मिलेगा। तो ये मान लीजिए किसी दूसरे को बेचना चाहेगा तो कोई लेगा क्या, ये जो सरकार जो बॉन्ड सेल कर रही है अभी 62.5 रुपीज़ उसको दे रहा है, तो वही तो वो लेना चाहेगा सभी, ये क्यों लेना चाहेगा जो कि 58.3 है। तो इसलिए इसको अभी ये इसको कोई लेगा नहीं, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, अभी के रेट के अनुसार बॉन्ड का वैल्यू करना पड़ेगा, जिसको बॉन्ड प्राइस बोलते हैं। तो अभी बॉन्ड प्राइस आपको क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जो कि 1,000 रुपया था उसका, 1,000 रुपया में वो लिया था तो उसको क्या करना पड़ेगा, अभी के अनुसार 62.5 रुपीज़ उसको घटा देना पड़ेगा उसके अपने फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू मतलब जो कि सरकार आश्वासन दिया था कि हमको मैच्योरिटी के बाद आपको हम देंगे, लेकिन वो मैच्योरिटी से पहले ही वो बेचना चाह रहा है जो इन्वेस्टर था। तो ठीक है, तो उसको मान लीजिए 937.5 रुपीज़ उसको अभी बॉन्ड का वैल्यू हो गया, ये अगर बेचना चाहे तो इतना ही मिलेगा, लेकिन अगर मैच्योरिटी तक रखे तो उसको 1,000 रुपया मिलेगा, वो मैच्योरिटी तक, मैच्योर होने के बाद बॉन्ड उसको 1,000 रुपया तो मिलेगा, लेकिन अभी बेचना चाहे तो उसे अभी के मार्केट के वैल्यू के अनुसार उसको बॉन्ड का वैल्यू उसका हो गया 937.5, जो कि उसको नुकसान है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं आपको, इसका इसके कारण आपका गवर्नमेंट का बॉन्ड वैल्यू क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, और यील्ड क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। अभी करंट के अनुसार आपका यील्ड डिक्रीज हो गया है, लेकिन बॉन्ड प्राइस आपका डिक्रीज हो गया है। बॉन्ड प्राइस डिक्रीज हुआ है, जैसे आपका रुपीज में डिप्रिसिएशन होता है,
यहाँ भी आपका बॉन्ड प्राइस में डिक्रीज हो गया है अभी करंट के अनुसार। लेकिन ये मार्केट के अनुसार ये बॉन्ड का वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज करते रहता है। इस कारण से ये वल्नरेबल है, वोलेटाइल है, जिसको वोलेटिलिटी है। इस वोलेटिलिटी को कम करने के लिए आपको आरबीआई जो है सो स्कीम लाया है। ठीक है, आरबीआई जो स्कीम लाया है उस स्कीम को हम लोग जो है सो यहाँ डिस्कस करते हैं। व्हाट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम ऑफ आरबीआई। तो इस स्कीम के तहत जो है सो ये जो वॉलेटिलिटी है, इस वॉलेटिलिटी को गवर्नमेंट सेक्टर का, उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का उसको कम करने का एक प्रयास किया है आरबीआई ने। इट इज़ पार्ट ऑफ आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत आपको आरबीआई जो है सो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदती है और बेचती है। ठीक है, इसको इसको कोई भी खरीद सकता है। नेक्स्ट आइए, अंडर अंडर द प्रोग्राम द आरबीआई विल कमिट अपफ्रंट टू ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मार्केट परचेज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अभी जो है सो गवर्नमेंट जो है, आरबीआई जो है, जितना भी एक्सेस या जो भी इन्वेस्टर पैनिक हो गया था उससे क्या करेगा, या जो बेचना चाहेगा आरबीआई जो है सो उससे क्या कर लेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लेगी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लेगी तो आपको क्या होगा, पैसा भी आरबीआई के पास चला जाएगा। आपको क्या नहीं, आपको क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा और आरबीआई के पास गवर्नमेंट का बॉन्ड चला जाएगा, यानी लिक्विडिटी फिर मार्केट में बढ़ेगा। फर्स्ट परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है सो इसके तहत आपको 25,000 करोड़ 15 अप्रैल 2021 को आरबीआई जो है सो खरीद लिया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नेक्स्ट आइए, इसका ऑब्जेक्टिव तो बता दिए आपको, अवॉइड वोलेटिलिटी इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, और नेक्स्ट आइए, इसका जो है और भी पर्पस क्या है कि आपका जो रेपो रेट है, रेपो रेट आपका वो रेट है जिसके तहत बैंक को आरबीआई जो है सो मनी लेंड करती है। ठीक है, बैंक को आरबीआई जो है सो मनी लेंड करती है, इसको रेपो रेट बोलते हैं। और 10 ईयर्स का जो अभी देखे हैं, अभी जैसे आपको क्या मिला था 6.25% का गवर्नमेंट का क्या था, ये आपका कूपन रेट था। ठीक है, बॉन्ड पे आपका कूपन रेट 6.25 है। तो इसको जो है सो आरबीआई कम करना चाहेगी। कम करना क्यों चाहेगी, क्योंकि आपको आरबीआई मान लीजिए सरकार जो है, सरकार आपसे बॉन्ड लिया तो आपको सरकार के ऊपर जितना कम बर्डन होगा उतना ज़्यादा ना सरकार के लिए अच्छा है। आप अपने पे लेकर के ही सोच लीजिए, आपको अपने ऊपर आपको जितना कम इंटरेस्ट पे लोन मिले कहीं से तो उतना कम वाला ही ना लीजिएगा। वही सरकार कर रही है, और सरकार आरबीआई भी उसको मदद कर रही है इस आपका प्रोग्राम के द्वारा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है, यानी रेपो रेट और इसके बीच में आपका गैप कम करना चाह रहा है। ये गैप कम कम कब कम होगा, जब आपका यील्ड जो है सो घटेगा, बॉन्ड यील्ड घटेगा। ठीक है, तब होगा। नेक्स्ट आ जाइए, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो है आपका आरबीआई जो है सो इसके तहत सेल या परचेज करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है आपका रुपीज लिक्विडिटी का मार्केट में कम करना या फिर ज़्यादा करना, यानी लिक्विडिटी कंट्रोल करना है मेन मार्केट में, रुपीज का कंट्रोल, जिसके द्वारा आपको ड्यूरेबल बेसिस पे मार्केट जो है सो अच्छा से चलते रहे, रेगुलेट करते रहे लॉन्ग टर्म बेसिस पे। अगर मान लीजिए लिक्विडिटी ज़्यादा हो गया, तो लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाएगा तो गवर्नमेंट आपसे क्या कर देगी, गवर्नमेंट आपको सिक्योरिटीज आपको बेचेगी। जिससे क्या होगा, गवर्नमेंट अगर आपको सिक्योरिटी बेचेगी तो आपको तो गवर्नमेंट बॉन्ड दे देगी और आपसे पैसा ले लेगी आरबीआई। तो यानी मार्केट में क्या हो गया, लिक्विडिटी ऑटोमेटिक कम हो गया। और अगर आप मान लीजिए आरबीआई जो है, आरबीआई से अगर आरबीआई आपको गवर्नमेंट का बॉन्ड अगर आपको आरबीआई से आप खरीदे हैं या डायरेक्ट खरीदे हैं गवर्नमेंट बॉन्ड कहीं से भी, तो उससे क्या होगा, आरबीआई खास करके आरबीआई से अगर आप खरीदे हैं तो आपका क्या होगा, पैसा जो है सो आरबीआई के पास आप आरबीआई से मान लीजिए आरबीआई से आप खरीदे हैं तो गवर्नमेंट के पास क्या हो गया, बॉन्ड हो गया आरबीआई के पास, और आपके पास पैसा हो जाएगा।
मान लीजिए जब लिक्विडिटी कम है, आरबीआई आपसे आरबीआई आपको मार्केट से क्या कर लेगी, बाय कर लेगी मार्केट से, यानी आरबीआई खरीद लेगी। आरबीआई जब खरीद लेगी ना तो फिर आपको क्या होगा, आपको पैसा दे देगी अल्टीमेट, और सरकार आरबीआई के पास सिक्योरिटी चल जाएगा, इसलिए आपका लिक्विडिटी बढ़ जाएगा मार्केट में। और ये जो है सो आपको मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का एक हिस्सा है, आपका ओपन मार्केट ऑपरेशंस। वाई रुपीज आर फॉलिंग, रुपीज फॉल करने का एक सबसे बड़ा रीजन है आपका 1 बिलियन डॉलर्स का जो बॉन्ड परचेज करेगी आरबीआई। बॉन्ड परचेज करेगी मतलब क्या होगा, आपको आपको पैसा देगी, यानी आपसे या हमसे या सरकार, आपसे या हमसे कोई भी कंपनी है, बड़ा कंपनी है, उससे भी बॉन्ड्स आरबीआई क्या करेगी, परचेज करेगी तो क्या होगा, उसको पैसा देगी आरबीआई, और खुद तो बॉन्ड बॉन्ड रख लेगी, तो जिसके कारण आपका मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगा। तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगा तो फिर आपका क्या होगा, रुपी जब प्रेशर आएगा, रुपी का वैल्यू घटेगा, यानी इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा और आपका, लेकिन लिक्विडिटी बढ़ जाएगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगा, इसके कारण भी आपका रुपीज जो है सो फॉल कर रहा है। एक आपका इम्पोर्ट भी राइज हो रहा है। इम्पोर्ट राइज हो रहा है तो मतलब क्या होगा, आपको ज़्यादा डॉलर खर्च करना पड़ेगा। डॉलर्स यानी डॉलर्स को उतना ही, $1 को खर्च करने के लिए आपको रुपया ज़्यादा लगाना पड़ेगा, यानी रुपया का वैल्यू घटेगा, डॉलर्स का प्राइस बढ़ रहा है, या डॉलर बोलिए बाहर भी जा रहा है इम्पोर्ट्स के करने पे, इस कारण से आपका डिवैल्यू ऑफ करेंसी होता है। नेक्स्ट आइए अबाउट आरबीआई। आरबीआई देखिए आपका सेंट्रल बैंक है, जो कि आपको रेगुलेटरी बॉडी है, सेंट्रल बैंक रेगुलेटरी बॉडी है, जो कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अभी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस अभी आपको श्रीमती निर्मला सीतारमन जी हैं, और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस स्टेट आपको इन चार्ज में अनुराग ठाकुर हैं। तो इसका जो मेन आरबीआई का काम है, आपको इशू एंड सप्लाई ऑफ इंडियन रुपीज एंड रेगुलेशन ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। ये आपका कंट्री का मेन पेमेंट सिस्टम बैंक है, जो कि आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के लिए काम करता है। नेक्स्ट आइए मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी आपको 2016 में लाया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 को अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट इंडिया 2016 में इसको लाया गया है, ठीक है। इसमें जो है सो आपको 6 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर ऑफ द आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और जो है सो 3 एक्सटर्नल मेंबर जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। इसका जो मॉनेटरी पॉलिसी लाने का सबसे बड़ा आपको कारण था आपका ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द फिक्सिंग इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी, ये एक बहुत बड़ा कारण था। इसका जो है इस बार का यानी 2021 और फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 तक का आपको जो है 4% एनुअल इन्फ्लेशन रेट आरबीआई रखा है, लेकिन इस बार आपका इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था इसी टॉपिक से, यानी इन्फ्लेशन रेट आपका 6.3% था रिटेल इन्फ्लेशन, और होलसेल इन्फ्लेशन आपका जो इन्फ्लेशन जो था वो आपको 12.9 था समथिंग, यहाँ पे न्यूज़पेपर में देख सकते हैं, ये 12.9% था, यस 12.9%, जो कि आपको बहुत ज़्यादा था। इसी कारण से ये टॉपिक मैं चुना था आज आप लोगों के लिए डिस्कशन के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग, चलिए, और ये आपको जो 2% लोअर लिमिट था इन्फ्लेशन का और 6% अपर लिमिट, लेकिन इस बार तो इस मंथ में खास करके आपको जून में मई में आपका 6.3% रिटेल इन्फ्लेशन पहुंच गया था, जिसके कारण जो है सो चिंता का विषय है आरबीआई के लिए। अब देखिए आगे क्या पॉलिसी लाते हैं, वो डिटेल से डिस्कस हम लोग करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करें अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो। थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।